हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल पूरे जोश के साथ आपको रहना है। अगर आपने जोश खोया तो फिर होता है ना कि बिल्कुल चीजें जो है हाथ से आपको फिसलती हुई नजर आएंगी। इसलिए आपको बिल्कुल पूरे मोटिवेशन के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करना है। ये बिल्कुल सीरीज आप बोल सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर चैनल पे। और जो भी मैं सेट्स डिस्कस कर रहा हूँ काफी डिटेल में मैं क्वेश्चंस को आपके साथ बोल सकते हैं कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और इसी सीरीज में आपका सेट नंबर 18 है। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आप यहाँ पे सोर्स देख पा रहे होंगे। बेसिकली हर एक वीडियो में मैं आपके साथ सोर्स के बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा गया था क्लोरेला एल्गी के बारे में, बेसिकली इसमें जो है बोल सकते हैं कि ये आपका जो है सबसे अधिक मात्रा में इसमें हमें देखने को मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका एक क्लोरेला एल्गी। तो ये जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस पूछा गया था ना आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो आपका चैप्टर नेम भी मैं बता रहा हूँ, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से बेसिकली जो एल्गी वाले पोर्शन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो भी आप कुछ देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज पे, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और वीडियो अगर आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आपको उसको डिसलाइक कीजिएगा। क्लियर? अपना प्यार जरूर दिखाइएगा डिसलाइक करके या फिर लाइक करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा गया था, आपको बताना है बेसिकली जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली इसमें सोवरेन के साथ साथ उसमें जो है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हमें देखने को मिलता है। और ये आपका जो सिस्टम है ऑफ ए गवर्नमेंट होता है। किस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपका जो पॉइंट मेंशन है। क्लियर? फर्स्ट आपका यूनिटरी या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, या फिर मोनार्कियल या फिर प्रेसिडेंशियल। तो ये तो मोनार्कियल तो होगा नहीं, ये तो बेसिकली आपका इस सिस्टम में जो आपके किंग होते हैं पहले का जो सिस्टम हुआ करता था राजा राजवाड़े का बोल सकते हैं, तो आपका ये मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था। आज का जो सिस्टम है हमारे इंडिया में जो आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें यूएसए में देखने को मिलता है, यूएसए के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि साउथ कोरिया में। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, ये बेसिकली ये अडॉप्ट किया गया, आप बोल सकते हैं कि कहां से अडॉप्ट किया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। और ये यूनिटरी सिस्टम के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपका जो है एक सिंगल बोलते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जो एक पावर जो आपका वेस्टेड होता है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ में नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आए। तो ये यूनिटरी सिस्टम जो होता है बेसिकली आपका एक ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो आपका होल्ड्स करता है सारे पावर्स। और ये लेकिन ये हमारा जो इंडिया सिस्टम जो इसमें फेडरल सिस्टम का भी हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसी पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है। फेडरल सिस्टम में बोल सकते हैं कि पावर का डिवीजन हमें देखने को मिलता है नेशनल के साथ साथ जो भी आपके लोकल फॉर्म्स के बीच में, लोकल फॉर्म्स जो आपका गवर्नमेंट होता है इनके बीच जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और इंडिया एक प्रकार का जो है बोल सकते हैं कि फेडरल कंट्री है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड जो आपका ये फेडरेशन जो है टर्म जो है मेंशन नहीं है। और ये आपके जो क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि फेडरेशन टर्म क्या आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? संघवाद इसे बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपका कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये आपका जो है इंडिया क्या है, आपका यूनियन ऑफ स्टेट है, आप बोल सकते हैं। ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपका एक जो होगा आपका एग्जीक्यूटिव के साथ, उसके पास जो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर। क्लियर? और उसके साथ साथ जो भी आपके पॉलिसीज और ये एक्ट्स करने का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकली आपका प्रोवाइड्स करवाता है, बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों आपके जो है सेंटर और उसके साथ साथ ये स्टेट लेवल पे, दोनों ही लेवल पे। क्लियर? सॉरी, ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये आपका राजा राजवाड़े वाला सिस्टम हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बेसिकली यूएसए साउथ कोरिया में हमें देखने को मिलता है। इसमें केवल और केवल आपका एक एग्जीक्यूटिव होता है। क्लियर? और ये जो एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, इसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर से, इसका कोई भी बोल सकते हैं कि जो है कोई बहुत मतलब देखने को नहीं मिलता है। और ये आपके जो भी पॉलिसीज और एक्ट्स के बारे में इनके पास जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव पर्सन के पास में। और इस टाइप के जो आपका सिस्टम जो होता है उसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मुगल इंपरर से पूछा गया था, बोल सकते हैं मुगल डायनेस्टी से। तो अहमदनगर को बेसिकली जो है फाइनली अनेक्स्ट कर दिया गया था आपका जो है मुगल के द्वारा। जो है कब, ये पर्टिकुलर ईयर आपको बताना है, 1627, 1632 या फिर जो है 1630 या फिर 1635। तो याद रखिए
1632 में जो है मुगल के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि अहमदनगर को सीज कर लिया गया था, अनेक्स्ट कर लिया गया था, और ये किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। क्लियर। और ये आपके मलिक अहमद जो इंडिपेंडेंटली जो है क्या किए थे, आपके फाउंड किए थे अहमदनगर को, बोल सकते हैं कि ये आपका अहमदनगर प्लेस का नाम है। और उन्होंने जो आपकी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी मलिक अहमद ने, निजाम शाही डायनेस्टी। क्लियर। और ये बेसिकली उन्होंने जो है दौलताबाद के अंदर, और ये उन्होंने उनका जो कंट्रोल था एक्सपेंड हुआ था, बोल सकते हैं कि उसके एम्पायर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है शाहजहां के बारे में। 1632 में अहमदनगर को उसने मर्ज कर लिया था मुगल एम्पायर में। और ये आपका जो है ये आपका ये इनकरेक्ट है, इसको आप लोग को वो इग्नोर करना है। क्लियर। ये आपका स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है 1632। क्लियर। और ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं मुगल एम्परर से रिलेटेड, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भी आपके प्रेसिडेंट होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर, वो आपके क्या करते हैं कि 15 अगस्त के दिन बेसिकली जो हमें एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हमें देखने को मिलता है न्यू फोर्ट, बोल सकते हैं कि जो है रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। तो ये बेसिकली जो है बोल सकते हैं कि मुगल एम्परर्स का ये रेसिडेंस हुआ करता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फ्लैग अरेजिंग सेरेमनी जो है, प्रीवियस सेट्स में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लैग अरेजिंग सेरेमनी जो होता है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रेड फोर्ट को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था, उसी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। मुगल आपके जो है टू ग्रेट लिनियज ऑफ रूलर्स, बोल सकते हैं कि दो वंशज से इनका संबंध है। मुगल जो भी आपके मुगल्स हैं, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं मदर्स के साइड से, ये आपके जो है जंगेज खां के वंशज माने जाते हैं। और ये जंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इस पे आप स्टार मार्क करेंगे। और ये जो आपके फादर्स की तरफ से ये बोल सकते हैं कि तैमूर के आपके वंशज माने जाते हैं। तैमूर की डेथ कब हुई थी? 1404 में हुई थी। और जो आपके ये रूलर थे तैमूर, इराक, ईरान, और उसके साथ साथ जो आप मॉडर्न डे टर्की देखते हैं उसके ये आपके ग्रेट रूलर हुआ करते थे आपके तैमूर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बेसिकली तैमूर एंड सिस्टर ने जो है 1398 में जो है उस पर आक्रमण भी किया था दिल्ली सल्तनत पे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बाबर आपके जो फर्स्ट मुगल एम्परर, बोल सकते हैं कि आपके इंडिया में जो है आपके मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। 1526 से लेकर के इनका टाइम ड्यूरेशन जो है 1530 तक माना जाता है। और ये बेसिकली जो है आपके जो बाबर के बारे में, ये फरगना के आपके रूलर थे, आपके सिंहासन पे बैठे थे 1494 में, केवल और केवल 12 वर्ष के आयु में। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली उन्होंने जो है कुछ ईयर्स को वांडरिंग करने के बाद से, इट मींस वो भटकने के बाद से जो है उन्होंने काबुल को भी सीज किया था 1504 में। 1526 में उन्होंने डिफीट किया था सुल्तान ऑफ द दिल्ली, बोल सकते हैं इब्राहिम लोदी को। और इसी के साथ बोल सकते हैं कि आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी देखने को मिला था, जिसमें बाबर की विजय होती है और ये दिल्ली सल्तनत के जो आपके इब्राहिम लोदी, इनकी पराजय होती है। और भारत में जो मुगल वंश की स्थापना देखने को मिलता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का ये बोल सकते हैं कि आपका ये रिजल्टेंट होता है। क्लियर। ये आपके कुछ मिलिट्री कैंपेन है जो आपके अकबर और औरंगजेब के अंडर हमें देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जाता है कि जो आपका जो पर्टिकुलर ईयर के द्वारा जो भी कैंपेन किया गया मुगल डायनेस्टी के द्वारा, वो आपसे पूछा जाता है। तो 1574 में पटना बेसिकली बिहार में हमें देखने को मिलता है, ये कैंपेन हुआ था। बंगाल बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसका ईयर क्या है आपका जो 1574 में बिहार और बंगाल में, बोल सकते हैं कि एक ही ईयर में हमें कैंपेन देखने को मिला था। और नेक्स्ट रणथंभौर में 1569 में, और उसके साथ साथ ये आपका जो है चित्तौड़ में 1568 में, और उसके बाद से कश्मीर में 1586 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अहमदनगर हो गया। बीजापुर में जो है 1685 में गोलकुंडा, ये बीजापुर एंड गोलकुंडा वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। औरंगजेब के द्वारा जो इसको अनेक्स्ट किया गया था, बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। और ये आप दोनों ईयर भी आपको याद रखना है। औरंगजेब का एक इंपॉर्टेंट कैंपेन था आपका जो 1685 एंड 1687 वाला। क्लियर। और ये गुजरात में 1572 में। और ये आप देख सकते हैं कि आज अजमेर, आमेर, अंबर, और ये आपके जो है मथुरा, ये कुछ आपके जो है फतेहपुर सीकरी जो है बेसिकली आपके जो है यहाँ पे बुलंद दरवाजा को स्टैब्लिश किया गया था अकबर के द्वारा। क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पानीपत कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? हरियाणा स्टेट में देखने को मिलेगा। कैनन्स के बारे में, तोप के बारे में आप याद रखेंगे, बाबर ने सबसे पहले जो 16th सेंचुरी में जो है बेसिकली जो है यूज किया था इफेक्टिवली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मुगल रूलर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप याद रखेंगे। ये बेसिकली कैंपेन करते थे, जो भी रूलर्स आपके जो है
इनके विरोध में या फिर इनके अथॉरिटी को मानने से इनकार करते थे। उनके ऊपर ये बेसिकली आपके ये मुगल रूलर्स क्या करते थे कि कंपेन किया करते थे। क्लियर। लेकिन जो आपके जो सिसोदिया राजपूत है जैसे कि आपके मेवाड़, ये क्या किए थे कि उनके रिफ्यूज इनकार कर दिए थे उनकी मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से लंबे समय तक। तो उनको डिफीट भी किया गया था, फिर भी ये ऑनरेबली बोल सकते हैं कि ट्रीट किया गया था मुगल्स के द्वारा। जो भी उनके लैंड्स है, जो भी उनके द्वारा लैंड्स दिया गया था वतन, और ये असाइनमेंट्स को जिसे हम वतन जागीर भी के नाम से जानते थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मदर ऑफ जहांगीर, जिसे हम ये आपकी जो कछवाहा प्रिंस हुआ करती थी और ये डॉटर थी बोल सकते हैं कि राजपूत रूलर ऑफ द अंबर, जो आपके मॉडर्न डे जयपुर में हमें देखने को मिलता है। जो मदर है आपकी शाहजहां की, वो एक आपके राठौर राजकुमारी थी, आपके जो है ये डॉटर आप बोल सकते हैं कि राजपूत रूलर ऑफ द मारवाड़, ये आपके जोधपुर में देखने को मिलेगा, राजस्थान। क्लियर। और ये आपके जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि मनसबदार और उसके साथ साथ जागीरदार के बारे में। तो ये आपका जो है मनसबदार का मीनिंग क्या होता है? मनसबदार बेसिकली आपका इंडिविजुअल एक होल्ड्स होता है, जो मनसब पोस्ट को क्या करता है कि होल्ड करता है, उसे हम मनसबदार कहते हैं। क्लियर। जिसका मीनिंग क्या होता है? एक पोजीशन या फिर रैंक बोल सकते हैं। और इसके बोल सकते हैं कि इसको ग्रेड भी दिया जाता है, मुगल के द्वारा फिक्स किया गया था बेसिकली रैंक, फर्स्ट रैंक और सेकंड आपका सैलरी और थर्ड आपका जो मिलिट्री, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया था बोल सकते हैं मनसबदारों की। क्लियर। और ये जो आपकी रैंक और सैलरी जो डिटरमाइन किया जाता था न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम जाट के नाम से जानते थे। समझ रहे हैं ना? ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो बाकी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अकबर के शासन काल में जो जागीर्स जो आपका था वो केयरफुली बेसिकली असिस्ट किया जाता था, लेकिन जो उनका जो रेवेन्यूज था वो बेसिकली रफली आपका इक्वल होता था सैलरी ऑफ द मनसबदार के इक्वल। क्लियर। और औरंगजेब के शासन काल में क्या होता था कि बहुत लंबे समय तक ये केस बेसिकली जो है ये एक्चुअल रेवेन्यू जो आपको कलेक्ट किया जाता था, और ये हमेशा आपका लेस कम ही देखने को मिलता था, जो भी आपका गारंटेड होता था ना उससे कम देखने को मिलता था औरंगजेब के शासन काल में। क्लियर। लेकिन जो है आपके ह्यूज इंक्रीज नंबर ऑफ मनसबदार से हमें देखने को मिला था। अगर इंक्रीज अगर ज्यादा हो गए मनसबदार, इसका मतलब होता था कि आपको जो है बोल सकते हैं कि जो है उनको क्या करना पड़ेगा कि इंतजार करना पड़ेगा, विच मीन्स अ लॉन्ग वेट, जिसके पहले आपको जो है क्या रिसीव होगा, एक जागीर रिसीव होगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो औरंगजेब है वो बेसिकली अनेबल था कंट्रोल करने के लिए, बोल सकते हैं कि जो भी आपके डेवलपमेंट्स होते थे उनके लास्ट ईयर में, और उनके शासनकाल में जो भी आपके किसान थे ना, वो आपके क्या थे बोल सकते हैं कि आपके वो सफर्ड कर रहे थे। इट मीन्स जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका था किसानों के ऊपर, ट्रीमेंडसली आप बोल सकते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से। और ये आपका जो है औरंगजेब जो है बेसिकली वो अनेबल था इस कंट्रोल को डेवलपमेंट करने के लिए उनके अपने शासन काल के लास्ट ईयर्स में, आप ऐसा बोल सकते हैं। नोट आपको याद रखना है कि जात रैंकिंग बेसिकली क्या होता है कि एक नोबल आपका एक जाट जो होता है 5000, और ये जिसको रैंक दिया जाता था हायर देन द आपका जो है 1000 रैंक से होना चाहिए। तो आपको जो है कितना मिलेगा जाट, आपको जो है 5000 मिलेगा जब आपकी रैंकिंग कितनी होगी, आपकी 1000 से ज्यादा होगी। तो क्लियर। अकबर के शासन काल में 29 मनसबदार थे और जिनकी रैंक क्या हुआ करती थी 5000 जात। और ये औरंगजेब के शासन काल में जो आपके मनसबदारों की संख्या इंक्रीज होकर करके कितनी हो चुकी थी, 79 हो चुकी थी। और ये जब्त एंड जमींदार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब्त ये आपका मेन सोर्स हुआ करता था इनकम जो आपके अवेलेबल होता था मुगल रूलर्स में, जो आपके टैक्सेस आपके जो प्रोड्यूस होते थे, बोल सकते हैं कि आपके जो पीजेंट्री या फिर बोल सकते हैं कि फार्मर्स के ऊपर। तो जब्त क्या हुआ करते थे कि आपके मेन सोर्स था इनकम का, जो आपके मुगल रूलर्स के पास, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो बेसिकली आपका प्रोड्यूस किया जाता था किसानों के द्वारा। क्लियर। और ये आपके जो टोडरमल के बारे में आपसे पूछा जाता है, टोडरमल के द्वारा जो बोल सकते हैं कि एक टोडरमल बंदोबस्त किया गया था जो आपका 10 इयर्स का था। ये ईयर भी पूछा जाता है 1570 से लेकर के 1580 तक, ये बेसिकली टोडरमल बंदोबस्त बेसिकली ये इसको लागू किया गया था। क्लियर। और ये जो आपके जो भी डाटा टैक्स जो है बेसिकली फिक्स किया जाता था प्रत्येक क्रॉप के में, जो आपका एक कैश क्रॉप है या फिर जो बोल सकते हैं कि जो भी क्रॉप जिस टाइप का हुआ करता था उस टाइप पे जो बेसिकली टैक्स को फिक्स किया जाता था इस पर्टिकुलर टोडरमल बोल सकते हैं कि बंदोबस्त के द्वारा। क्लियर। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम, इस पर्टिकुलर जो रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त के नाम से जानते थे, ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ये मुगल शासन काल में हमें देखने को मिलता था। क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और ये अकबरनामा से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। आईने अकबरी
और इनके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो अबुल फजल। और उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में लिखा है। जो आपका हिस्ट्री है अकबर रेंट्स, जो आपका टाइटल है बोल सकते हैं कि अकबरनामा या फिर आईने अकबरी कह सकते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम किसके साथ डील करता है, अकबर के एंसेस्टर्स के साथ डील करता है। और ये आपका सेकेंड वॉल्यूम जो है बेसिकली जो आपका रिकॉर्ड रखता है या फिर रिकॉर्ड है इवेंट ऑफ अकबर्स रेन, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। और ये थर्ड वॉल्यूम जो आईने अकबरी के नाम से फेमस है, ये डील करता है किसके साथ, जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से। ये आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है, आपको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। निम्न में से किस क्रॉप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, आपका ये मेजर इंडियन क्रॉप्स है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर एवर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ साथ जो हाई ह्यूमिडिटी की भी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। ग्राम बेसिकली जो है चना को बोलते हैं, और ये चना बेसिकली आपका जो है एक प्रकार का जो रबी क्रॉप होता है। पीज भी रबी क्रॉप है, राइस आपका खरीफ क्रॉप है, और ये व्हीट आपका रबी क्रॉप है। तो बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है राइस एक प्रकार का जो है बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट इंडियन मेजर क्रॉप है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर एवर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी भी हमें देखने को मिलती है। राइस क्लियर, इसका आंसर आपका राइस हो जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है किसी भी प्लांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम, ऑप्टिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक लिमिट होता है उनका। और ये लिमिट्स जो होता है बेसिकली आपका जो है कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट्स होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि व्हीट के बारे में बात करूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइस का 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये कुछ आपके टेम्परेचर रेंजेज आप चाहे तो इनको माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिजिक्स से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली इसमें से कौन सा जो बेसिकली आपका ये ग्राफ जो है वो शो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो याद रखिए बेसिकली आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, स्पीड को शो करता है। बहुत ही सिंपल है, आपने टाइम डिस्टेंस पढ़ा होगा, तो बेसिकली डिस्टेंस DST होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बेसिकली दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये आपका DST होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली किसको शो करता है, स्पीड को शो करता है। वेलोसिटी तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन मैं इन तीनों ही पॉइंट्स को काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, और जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर। डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है आपका टोटल पाथ लेंथ जो कवर्ड किया जाता है ना, वो बेसिकली जो है किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ लेंथ कवर किया गया उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है डिस्टेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये डिस्टेंस एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वांटिटी होते हैं, कोई नंबर में होगा, बोल सकते हैं कि जो है, और कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ तो कुछ आपका वो ट्रेवल करेगा ही करेगा, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। क्लियर। और ये बेसिकली जो है न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है, और ये आपको याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आपका टोटल लेंथ जो आपका कवर किया जाता है उसी को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और उसके साथ साथ ये फाइनल पोजीशन, जो आपका इनिशियल पोजीशन है। मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ से स्टार्टिंग की, अपना ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और आपने जो है यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद से आप यहाँ पे पहुंच गए, मतलब यहाँ पे आपने आया, इस ऐसे आपने ट्रेवल किया। ये पॉइंट A से B गया, फिर B से आपने C गया। क्लियर। तो बेसिकली ऐसे आप जूम कीजिए कि आपका A से आपने स्टार्ट किया, B तक गया, फिर उसके बाद से आपने कहाँ गया, जो आपने C तक, इस तरीके से गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली A to C आपका ये वाला पोजीशन होगा। ये वाला A to C आपका जो है वो बोल सकते हैं कि आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम बेसिकली जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपका किसका डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है बेसिकली आपका जो है वो फाइनल से, ये आपका फाइनल पोजीशन और उसके बाद से जो आपका इनिशियल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे, मान लीजिए कि आपने जो है फाइनल डिस्टेंस आपने जो है कवर करी 10 किलोमीटर, और इनिशियल डिस्टेंस आपका क्या था, 5 किलोमीटर। जब आप दोनों को माइनस करोगे ना, तो ये आपका जो है क्या निकल करके आएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा। तो ये बेसिकली जो है डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। मैं इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं,
मान लीजिए कि आप जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, आपने जो है मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, घर से स्कूल आपने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, आपका स्कूल यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे गए, फिर उसके बाद से फिर स्कूल से आप घर आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जिस तरीके से मान लीजिए कि आप साल भर प्रिपेयर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, क्लियर, और अगर आपका कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, मान लीजिए कि जब आपका एकेडमिक होता है तो आप कुछ तो नंबर गेन कर ही पाते हो, या फिर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो या फिर सेकंड डिवीजन से, तो कहीं ना कहीं उसको हम डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट टॉप 10 हो रहा है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर आपका जो सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। आपका जो है बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट को तो कुछ देखने को मिला ही नहीं, इनिशियल और फाइनल सेम है, दोनों ही रिजल्ट आपका सेम है, पहले भी आप उसी कंडीशन में थे और आज भी आप उसी कंडीशन में हो। तो बेसिकली जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आपके नॉलेज में, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अगर इस तरीके से देखा जाए तो बेसिकली आपका इनिशियल और फाइनल जो आपकी जो पोस्ट थी, अभी भी पहले भी जॉब नहीं थी, आज भी जॉब नहीं, तो इट मींस आपका जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 में काउंट किया जाता है। और ये बहुत ही आपका सटीक एग्जांपल आप मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका जो 0 होता है, क्लियर। तो इस पॉइंट से आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद से जो डिस्टेंस के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली आपका जो है ये किसी भी आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, किसी भी बॉडी का स्पीड जो होता है ना एक डायरेक्शन में होता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में वेग कहते हैं। और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपका वेलोसिटी अपॉन ये आपका टाइम होता है, क्लियर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना कि आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। ये बेसिकली आपका जो है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, क्लियर। और ये आपका स्पीड जो होता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है वेलोसिटी एंड स्पीड में, स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी मींस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो दोनों में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए। और ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन स्पीड आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका वैल्यू जो आप बोल सकते हैं कि चेंजेस होता है, जो आप बोल सकते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हमें देखने को मिलता है, मैग्नीट्यूड या फिर जो है इसके डायरेक्शन में अगर चेंज देखने को मिलता है, तो इसके वैल्यू भी हमें चेंज देखने को मिलता है वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप याद रखेंगे, जिसे हम औसत वेग के नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेम वे जैसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं ना। एवरेज स्पीड जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है किसके द्वारा कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो क्या होता है आपका एवरेज, आपका जो है एवरेज स्पीड होता है। ठीक उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में आपको ध्यान रखना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टाइम तो सेम ही होता है टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस यूज करते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, क्लियर। एसआई यूनिट क्या होता है, बोल सकते हैं वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, और ये आपका वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका 0 भी हो सकता है वेलोसिटी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन बेसिकली जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आपका जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बोल सकते हैं कि आपका जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आपका ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड में यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी जो कार जो होता है ना, क्राउडिंग प्लेस पे कार जो होता है कभी फास्ट चलता है कभी स्लो चलता है, तो ये बेसिकली टाइम तो सेम है, टाइम यहाँ पे भी 5 सेकंड दिया जा रहा है, 5 सेकंड में मान लीजिए कि वो 10 मीटर यहाँ पे कवर किया, लेकिन दूसरे 5 सेकंड में वो क्राउडिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं कि 5 मीटर ही कवर कर पाया। तो इक्वल आपका जो है वो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मींस अनइक्वल डिस्टेंस, ये आपको ये ध्यान रखना है। इक्वल आपका जो है वो टाइम इंटरवल होगा, लेकिन आपका जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और इसी कंडीशन में हमें एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और ये क्राउडिंग जो आपका प्लेस पे जो कार को जो है रन किया जाता है ना, भीड़ वाले जगहों पे जो कारें जो चलती हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप एक्सीलरेशन का मान सकते हैं, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, जो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, जो आपका वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो दर जो होती है ना टाइम के साथ, उसे हम एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इट मींस आप बोल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। और ये आपका जो है v जहां पे फाइनल वेलोसिटी होता है और u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। v आपका फाइनल और ये आपका u इनिशियल होता है। और जब आपका v जो है बोल सकते हैं कि आपका ग्रेटर होगा u से तो एक्सीलरेशन आपका जो है पॉजिटिव होगा। क्लियर। आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो जब आपका v जब की वैल्यू बड़ा होगा इट मींस आपका जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इट मींस उसका जो है एक्सीलरेशन कैसा होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। और ये वेलोसिटी एंड स्पीड में डिफरेंस आप याद रखेंगे, पूछा भी जाता है और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आएगी। वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो बोल सकते हैं कि आपको पोजीशन में चेंज देखने को मिलता है कुछ डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में। लेकिन आपका स्पीड जो होता है बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कवर्स करता है एक सर्टेन डिस्टेंस, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोई सर्टेन डिस्टेंस जो किसी रेट से कवर किया जाता है उसे हम बेसिकली जो है स्पीड के नाम से जानते हैं। क्लियर। और ये वेलोसिटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। इसलिए जो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है मस्ट फॉलो करता है आपका वन डायरेक्शन। क्लियर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एवरेज स्पीड जो होता है आपका ये कंटिन्यू होता है और ये काउंट होता है इवन इफ जब आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर होता है डायरेक्शन में, जब चेंज देखने को मिलता है तब ये देखने को मिलता है एवरेज स्पीड के बारे में आपका, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। और ये हमें काउंट करते हैं जब इसका जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन चेंज होगी तब। क्लियर। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी v फॉर वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर होता है और ये स्पीड स्केलर होता है। ऐसे आपको रिलेट करके याद भी रखेंगे, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा बोल सकते हैं कि कभी भी ये निगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता है। आपका स्पीड हमेशा और हमेशा आपका ये पॉजिटिव होता है क्योंकि डिस्टेंस से इसका रिलेशन है, डिस्टेंस से रिलेशन, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी ना ही निगेटिव हो सकता है ना ही जीरो हो सकता है। और वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव तो होता ही है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिप्रेजेंट्स करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये ग्राफ जो होता है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट जब आपका स्टेशनरी है इट मींस आपका जो है डिस्टेंस जो है बोल सकते हैं कि आपका कांस्टेंट। स्टेशनरी मींस आपका डिस्टेंस बोल सकते हैं कि आपका ये जो है कांस्टेंट है। ऑल टाइम इंटरवल, जो भी आपके टाइम इंटरवल्स है उसके बीच आपका जो है डिस्टेंस है आपका जो है कांस्टेंट है। इट मींस आपका जो है यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर। इक्वल आपका जो है डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली जो है यूनिफॉर्म मोशन। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। आप यहाँ पे देखिए ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूविंग हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेसिकली इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा, ये आपका 20 और ये आपका 40 और ये आपका जो 60। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी जो है ये बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो ये बेसिकली आपका जो है बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये बेसिकली आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप बोल सकते हैं कि जो है अनइक्वल डिस्टेंस आपका अनइक्वल जो है बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आपका जो है सेम ही रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 6 सेकंड, यहाँ पे आपका 8, मतलब इंटरवल आप टाइम आपका 2 ही सेकंड का गैप देखने को मिल रहा है, 2 ही सेकंड का गैप है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस कवर किया जा रहा है कि आपका जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है ये जो है आपका अनइक्वल। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को ज्यादा ही कवर किया गया, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है कि अनइक्वल आपका डिस्टेंस कवर किया जाता है। आपका जो भी बोल सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपका इक्वल होता है, उसमें आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और ये बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी है। 0 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया गया 0 में, 2 सेकंड में जो है 1 मीटर, और यहाँ पे 4 सेकंड में देखिए यहाँ पे 2 की इंक्रीज हो रहा है ना, 2 का इंक्रीज हो रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 से 9 हो गया, यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका 16 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका ये नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कि स्पीड है। ये आपका पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल्स था एनसीईआरटी बुक में मैं आपके साथ डिस्कस किया।
ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार में हमें देखने को मिलता है। आप मतलब देख सकते हैं ये वेलोसिटी टाइप ग्राफ जो है यूनिफॉर्म, ये लेकिन क्राउडिंग प्लेस पे आपका कार चलेगा ना तो आपको नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन जो होता है वेलोसिटी किसके साथ, टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका मूविंग करता है किसके साथ, स्ट्रेट लाइन में, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट वेलोसिटी में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है, और ये हमेशा वेलोसिटी आपका पैरेलल होता है किसके, आपके जो एक्स एक्सिस के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। क्लियर, तो ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ किसी भी कार का यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपका वेलोसिटी टाइप ग्राफ बोल सकते हैं जहाँ पे कार आपका मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वही आपका सेम कॉन्सेप्ट आया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो इक्वल आपका जो है अनइक्वल आपका डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ, बोल सकते हैं कि आपके टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आपका कवर किया जाएगा। क्लियर, तो ये आपका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कार मूव कर रहा है आपका जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, और ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो आपका ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ ही हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल, बोल सकते हैं क्या, इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली दोनों ही कंडीशन में जो है अनइक्वल, यहाँ पे तो आपका वो सेम है, टाइम तो आपका ड्यूरेशन सेम रहेगा, 1 सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, लेकिन डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है उसमें जो है बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि आपका जो है ये जो है नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सीलरेटेड मोशन है, ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। क्लियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। आई होप इस पर्टिकुलर सीरीज को आप बहुत अच्छे से, थोड़ा सा जो है ये वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है लेकिन मैं काफी कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, और जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। निम्न में से कौन सा आपका न्यूट्रिएंट जो होता है बेसिकली क्लोरेला एल्गी में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है, रफेज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स या फिर प्रोटीन। तो याद रखिए प्रोटीन की क्वांटिटी हमारे जो है ये इंपॉर्टेंट आपके स्रोत माने जाते हैं, क्लोरेला एल्गी का नाम होता है बेसिकली एल्गी। और ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपका सोर्स था क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम लेशन में, मैं सोर्स ही मैं आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्लोरेला जो है बेसिकली आपका ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है रिच इन प्रोटीन्स, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो प्लांट किंगडम, ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी ये आपके जो है ये बुक से पूछा गया था। क्लास आपके 9th में भी एनिमल किंगडम दे रखा है, लेकिन वहां पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया क्लोरेला एल्गी के बारे में। क्लियर, तो यहाँ पे आपको सोर्स देखने को मिलेगा क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में पर्टिकुलर सोर्स। तो जो भी पॉइंट्स है मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एल्गी से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किसका जो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। एल्गी क्या होते हैं, सवाल क्या होते हैं आपके, ये ऑटोट्रॉपिक की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और ये सिंपल थैलोइड होता है। इट मींस इसको कैटेगराइज किया गया थैलोफाइटा का मेंबर होता है। थैलोफाइटा का मेंबर बेसिकली एल्गी एंड फंजाई होता है, एल्गी एंड फंजाई होता है। और एल्गी एंड फंजाई दोनों जब मिलकर के एक नए तीसरे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं, और लाइकेन भी आपका थैलोफाइटा का मेंबर होता है, और इसी लाइकेन से हमें लिटमस ऑब्टेन होता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्लियर, और ये बेसिकली आपका जो लाइकेन जो होता है ना वो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो है ये भी थैलोफाइटा का मेंबर होता है, आपको याद रखना है। ऐसे एल्गी और फंजाई से मिलकर के ये बना होता है। एल्गल पार्टनर को हम किसके नाम से जानते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। जो एल्गल पार्टनर जो होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और या फंगल पार्टनर को हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। और ये स्टडी ऑफ एल्गी जो होता है ना उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी PHYCOLOGY, या फिर एल्गोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी के भी नाम से जानते हैं एल्गी को, एल्गी की स्टडी को। और ये फंजाई का जो स्टडी जो होता है भी पूछा जाता है जिसे हम माइकोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर, और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एल्गी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट हैबिट्स बोल सकते हैं कि हैबिटेट्स कहाँ पे निवास करते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स पे देखने को मिलेगा, सॉइल्स पे, उसके साथ साथ ओट्स पे। और ये आपके कुछ जो आपके एसोसिएशन भी ये शो करते हैं फंजाई विच मींस लाइकेन के बारे में जस्ट मैंने डिस्कस भी किया।
और उसके बाद से आपको याद रखना है कि इनका जो थैलस जो होता है ना, जो इनका थैलस होता है प्लांट बॉडी थैलोफाइटा को हम इसलिए इसको हम थैलोफाइटा की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें क्या बोल सकते हैं कि ट्रू रूट, सत्य आपका जो है रूट स्टेम या फिर लिप्स क्या होता है कि एब्सेंट होता है, ऐसे प्लांट को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, थैलोफाइटा की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो थैलस जो होता है ना, इसके प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो इसका थैलस जो है अरेंज करता है, कभी ये कॉलोनियल होता है, इट मींस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी हमें देखने को मिलती है, कॉलोनियल एल्गा होता है, कॉलोनी बना करके रहता है, झुंड बना करके रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिलामेंटस भी फॉर्म होता है लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों ही आपके जो है फिलामेंटस एल्गी होते हैं, क्लियर। और ये कुछ आपके मैराइन फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं लाइक केल्प्स हो गया, और ये मैसिव प्लांट बॉडीज आपका जो है ये फॉर्म होता है केल्प्स, ये भी इंपॉर्टेंट आपका जो है ये एल्गी का नाम है, क्लियर। और ये एल्गी आपका इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल मेथड्स तीनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि जो है इसमें हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली जो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली जो होता है, मान लीजिए कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आपका फिलामेंटस एल्गी है, तो इसका फिलामेंट कहीं से ब्रेक कर गया, तो ये फिलामेंट जो ब्रेक कर गया ना, तो नया इस बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंट से एक नए ऑर्गेनिज्म या फिर नई यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी आपका गैमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और ये बेसिकली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये मोस्ट कॉमन जो आपका स्पोर्स जो होता है जू स्पोर्स, तो आपसे कभी पूछ लिया जा सकता है कि आपके जू स्पोर्स क्या होते हैं, तो जू स्पोर्स आपका जो है एसेक्सुअल मेथड्स होता है, बेसिकली आपके जो है ये स्पोर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बोल सकते हैं कि जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सवाल के केस में जू स्पोर, क्लियर। और ये आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मींस उसमें ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये जर्मिनेशन के बाद से जो नए प्लांट बॉडी का ये फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा होता है, और ये गैमेट्स जो होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं गैमेट्स, और ये आपके जो है सिमिलर इन साइज बोल सकते हैं, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, तो नॉन फ्लैजिलेटेड आपके नॉन फ्लैजिलेटेड के साथ साथ जब फ्लैजला ही नहीं होगा तो वो मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, क्योंकि वो गति नहीं होगा, तो गति नहीं होगा तो उसमें हम उसे हम नॉन मोटाइल कहते हैं। लेकिन ये इसका जो सिमिलर साइज होता है आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो है स्पाइरोगायरा में ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है, ये आपका नॉन फ्लैजिलेटेड आपका जो है नॉन मोटाइल आपके जो गैमेट्स होते हैं, क्लियर। और ये आपके सच इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम आपके किसके नाम जानते हैं, आइसोगैमस में क्या होता है, गैमेट्स आपके जो है वो सेम साइज में होते हैं। जब सेम साइज में गैमेट्स होंगे, गैमेट्स का साइज सेम होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का साइज अगर सेम होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपका जो है जो भी फ्यूजन गैमेट्स का हो रहा है, दोनों गैमेट्स में साइज की डिफरेंस हमें जिस सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली इस टाइप के जो भी आपका रिप्रोडक्शन जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम बेसिकली जो है एनाइसोगैमस टाइप के बोल सकते हैं कि हमें एनाइसो टाइप के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जैसे कि आपका यूडोरिना में हमें देखने को मिलता है एनाइसोगैमस टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऊगैमस टाइप में क्या होता है कि एक जो आपका लार्ज नॉन मोटाइल होगा, एक गैमेट्स जो कैसा होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, क्लियर। और ये आपका फीमेल गैमेट जो होगा, फीमेल गैमेट कैसा होगा, इसमें नॉन मोटाइल और ये लार्ज होगा। लेकिन आपका जो छोटा वाला जो गैमेट जो होगा वो मेल जो होगा वो बेसिकली गैमेट आपका मोटाइल होगा, और इस टाइप के जो है बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फीमेल गैमेट आपका बड़ी होगी, ऐसे समझिए फीमेल गैमेट बड़ी होगी और उसके साथ साथ ये नॉन मोटाइल होगी, मींस स्टैटिक होगी। और मेल गैमेट आपका छोटा होगा, छोटा है तो ये मोटाइल भी होगा, तो इसके पास पहुंचेगा इस मोटाइल नॉन मोटाइल मींस ये गति नहीं कर सकती आपका फीमेल गैमेट। तो इस तरीके से हमें जो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स एंड उसके साथ साथ ये फ्यूकस में। तो ये आपके डिफरेंट टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्लाइड से, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, यूगैमस। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि वॉल्वॉक्स क्या है, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स क्या है, फ्यूकस क्या है, एल्गी फंजाई, इस टाइप से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्लियर। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन है, ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट यूज है आपके एल्गी के, क्लियर। और ये आपके एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन जो आप डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन जो होता है ना, वो आपके अर्थ पे उसके किसके द्वारा कैरी किया जाता है, एल्गी के द्वारा, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पर्टिकुलर जो है ये आपका ये उसको किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड पूरे अर्थ का,
क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और ये बेसिकली जो आपके फोटोसिंथेटिक ये क्या करते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द कहाँ पे आपके जो है इमीडिएट इन्वायरमेंट में। बहुत सारे स्पीसीज आपके पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम, ये आपके जो है बोल सकते हैं कि मैराइन एल्गी होता है और ये बेसिकली एज ए फूड के रूप में इसका यूज भी किया जाता है। लैमिनेरिया बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आयोडीन का, लैमिनेरिया पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में, लैमिनेरिया में क्या पाया जाता है सबसे अधिक, तो आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका लैमिनेरिया एल्गी। क्लियर, कुछ आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, आपके जो है ब्राउन एल्गी बेसिकली आपके जो है किस क्लास से बिलोंग करते हैं, फियोफाइसी से, रेड एल्गी आपके रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लियर, और इसमें एक जो है ब्राउन एल्गी एल्जीन नाम का एक सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है, कैराजिनिन भी हमें रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, तो आपके कॉमर्शियली आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इसका यूज हमें देखने को मिलता है। एल्जीन पूछा जाता है, एल्जीन बेसिकली जो है ब्राउन एल्गी से हमें ऑब्टेन होता है, कैराजिनिन हमें जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। क्लियर, और ये आपका जो है एगार एगार जो होता है एक इंपॉर्टेंट आपका सब्सटेंस होता है जो बेसिकली इसका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, एगार एगार। क्लियर, तो किससे हमें ऑब्टेन होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के दो आपके एल्गी होते हैं, इससे हमें ऑब्टेन होता है, बोल सकते हैं कि जो है आपका ये एगार एगार नाम का सब्सटेंस। और ये क्लोरेला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। एल्गी, एल्गा एल्गी में क्या डिफरेंस होता है, एल्गा बेसिकली प्लूरल फॉर्म होता है। क्लियर, और एल्गी जो होता है ALGAE, एल्गी जो होता है ये बेसिकली आपका सिंगुलर फॉर्म होता है। क्लियर, तो इसमें रिच अमाउंट पे बोल सकते हैं प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। और ये आपके 3 मेन क्लासेस होते हैं एल्गी के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी आपके जो है ये आपके जो है ये रेड एल्गी होते हैं, और ये क्लोरोफाइसी आपके जो है वो आपके क्लोरोफाइसी आपके ग्रीन एल्गी होंगे, ग्रीन एल्गी, क्लोरो मींस आपका ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस भी किया, वही उन्हीं सारे पॉइंट्स को आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया है। ये मैं आपके साथ सोर्स भी साथ के साथ में बता रहा हूँ जिसके साथ आपके माइंड में क्लियरिटी हो सके कि इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, एसएससी के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, उसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। ये आपका डिवीजन है एल्गी का, मेन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ आप इसको एक नजर मार सकते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, इसमें मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए भी आपको देखने को मिलेगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और ये बेसिकली ये थोड़ा सा आप इसको एक नजर मार लेंगे तो ज्यादा ही फायदा होगा आपके लिए। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फियोफाइसी कौन सा एल्गी है, क्लोरो है, फियो है, रोडो है, क्या है, तो आपका फियोफाइसी आपका जो है ब्राउन एल्गी होता है। क्लोरोफिल AC और ये फिकोजैंथिन, फिकोजैंथिन पिगमेंट किसमें देखने को मिलता है, तो आपका जो फियोफाइसी एल्गी में। मैनिटॉल हो गया और लैमिनेरिन का एक इंपॉर्टेंट इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। सेलुलोज और एल्जीन आपको देखने को मिलेगा इसके सेल वॉल में अनइक्वल, और इसके साथ साथ जो है लैटरल इसमें जो फ्लैजिला का पोजीशन होता है। क्लियर, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, और ये क्लोरोफिल AD, और ये फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन पूछा जाता है कि फाइकोएरिथ्रिन जो है किस क्लास के एल्गी में हमें देखने को मिलता है, तो रोडोफाइसी में। फ्लोरिडियन स्टार्च इसका जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट स्टर से बेसिकली इसका सेल वॉल बना होता है, और ये आपका फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है। और ये फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ ब्रेकिश आपके वाटर में, कुछ आपके सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी, किसको अपॉइंट किया गया था, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, संजय वर्मा या फिर विनोद अग्रवाल या फिर नलाथम्बी कलईसेल्वी या फिर प्रकाश चंद। तो याद रखिए नलाथम्बी कलईसेल्वी जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया था CSIR का जो है बोल सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। आप इमेज में देखिए नलाथम्बी कलईसेल्वी जी को, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल आप बोल सकते हैं CSIR, इट मींस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की अपॉइंट इनको किया गया था। क्लियर, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, अपॉइंटमेंट से आप बोल सकते हैं कि सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। मैक-महोन लाइन जो है बेसिकली सेपरेट करता है चाइना और इंडिया, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया के किस स्टेट को बेसिकली आपका ये सेपरेट करता है। क्लियर, सिक्किम में या फिर जो है उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको ये मैक-मोहन लाइन बेसिकली इंडिया में आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, और ये बेसिकली सेपरेट करता है इंडिया और चाइना बॉर्डर को, आप ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैप में आपको देखने को मिलेगा ये चाइना है, और यहाँ पे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मैक-मोहन लाइन। मैक-मोहन लाइन जो है बेसिकली आपको जो अरुणाचल प्रदेश को
जो है बेसिकली ये इंडिया और चाइना को सेपरेट करता हुआ आपका मैक माहौल लाइन ये नजर आता है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डूरंड लाइन के बारे में ऑलरेडी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो मैं सारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कंपाइल किया है और आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको फोकस करना है। 17 पैरेलल लाइन बेसिकली देखने को मिलता है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में। 20 पैरेलल लाइन जो देखने को मिलता है लीबिया और सूडान के बीच में। 22nd पैरेलल लाइन हमें देखने को मिलता है इजिप्ट एंड सूडान के बीच में। 25 पैरेलल लाइन देखने को मिलता है मारुतानिया एंड माली, मारुतानिया एंड माली, MM ऐसे याद रखेंगे, MM25 मारुतानिया एंड माली के बीच में हमें देखने को मिलता है। 31st जो होता है इराक ईरान, 31st II इराक एंड ईरान 31st, ये आपको सेपरेट करता हुआ नजर आता है आपका 31st आपका पैरेलल लाइन। 38 जो बहुत ही कॉमन न्यूज में रहता है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो आपको भूलने वाला ही नहीं है। 49 भी बेसिकली बहुत कॉमन में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है आपका US एंड कनाडा, आपको जो देखने को मिलेगा ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है USA, देन आपको देखने को मिलेगा कनाडा USA और उसके बाद से जो है आपका एक मैक्सिको। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके नॉर्थ अमेरिका के कंट्री आप ऐसा बोल सकते हैं। 49 आपको पैरेलल लाइन देखने को मिलेगा USA एंड कनाडा के बीच में। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जा चुका है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डूरंड लाइन। और ये हिंडेनबर्ग लाइन जो है बेसिकली पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में देखने को मिलेगा आपको, और ये मैक माहौल लाइन चाइना एंड इंडिया के बीच में। तो बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस किया मैक माहौल लाइन, ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। मैग्नॉट लाइन जो होता है जर्मनी एंड फ्रांस, मैग्नॉट लाइन जो है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। और ये मैनर हेम लाइन जो है बेसिकली आपका रशिया एंड फिनलैंड, मैनर हेम लाइन, क्लियर। और ये ऑर्डर नीचे लाइन जो होता है पोलैंड जर्मनी के बीच में देखने को मिलता है। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी कई बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और ये सिगफ्रीड लाइन जो होता है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। ब्लू लाइन जो होता है लेबनान एंड इजराइल के बीच में। और ये ग्रीन लाइन या फिर अटालिया लाइन या फिर UN बफर जोन, ये बेसिकली जो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और उसके बीच में टर्किश साइप्रस में हमें देखने को मिलता है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट आपके जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो पेरिस इंडियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया था, एक प्रकार का जो है इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1907 में, 1905 में, 1909 में या फिर 1900 में? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये पेरिस इंडियन सोसाइटी, जिसे हम भारत मंडल के भी नाम से जानते हैं, जाना जाता था बेसिकली। और ये आपका 1905 में जो इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडियन हाउस, और ये इसके किसके द्वारा जो है लंदन में इसको स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। तो आप इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का भी नाम याद रखेंगे, 1905 याद रखेंगे लंदन में, और ये आपका जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, ये बेसिकली आपका जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी। द्रौपदी मुर्मू बेसिकली इलेक्ट हुई हैं आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको उनका नंबर बताना है, 18 नंबर की या फिर 70 नंबर की या फिर 50 नंबर की या फिर 60 नंबर की। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आप नहीं कर पाओगे, आप तुक्का लगाओगे तो फिर आपका तुक्का गलत ही होने वाला है। 15 नंबर की आपकी ये प्रेसिडेंट बनी है, बोल सकते हैं कि आपके जो द्रौपदी मुर्मू जी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस रखना है, ये आपके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट बोल सकते हैं, देन आफ्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देन जाकिर हुसैन, देन आपके जो वीवी गिरी, देन आफ्टर आपके जो है ये आपका बोल सकते हैं रिपीट हुआ है वीवी गिरी, देन आफ्टर जो नीलम संजीव रेड्डी, और देन ज्ञानी जैल सिंह, और देन आपके जो है राम स्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन आप बोल सकते हैं, शंकर दयाल शर्मा, देन आफ्टर आपके जो है रमन नारायण और KR नारायण आप ऐसा बोल सकते हैं, देन आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और देन प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन आपके जो है ये प्रेसिडेंट बनी थी, प्रणब मुखर्जी, और देन आफ्टर आपको जो है देखने को मिलेगा श्री रामनाथ कोविंद जी आपके 2017 से 2022, और देन आफ्टर अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू 50 नंबर की, क्लियर। तो ये आपको नहीं भूलना है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर की, क्लियर। और ये आप बोल सकते हैं कि आपके 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इज द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट, और ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, क्लियर। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कॉमर्शियल यूनिट आपको बताना है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का वाट आवर या फिर वाट पर आवर या फिर किलो वाट आवर या फिर किलो
वॉट पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेसिकली आपका जो है वो किलो वॉट आवर होता है। क्लियर, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है, KWH होता है, जिसको हम कॉमनली बोल सकते हैं कि ये आपका ये नॉन यूनिट होता है। 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1000 वॉट। उसके साथ साथ आप क्या करोगे, 1000 तो वॉट हुआ, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं, और ये 1 आवर में कितने आपके सेकंड होते हैं, तो 36 सेकंड होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये डाटा देखने को मिलेगा आपको जो है 36,50 देखने को मिलेगा, 345। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶। क्लियर, 3.6 इंटू 10⁶ आप लिख सकते हो वॉट सेकेंड, और इसे आप जूल सेकेंड भी कह सकते हो, वॉट सेकेंड को जूल्स में आप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये आपका जो सोर्स जो है क्लास 10 साइंस क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है। तो मैं साथ के साथ मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ। किलो वॉट आवर बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, और सीधे आपके एनसीईआरटी की लाइन से पूछी गई थी द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको गायब कर दिया गया था, किलो वॉट आवर होता है। क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है। आप यहाँ पे देखिए किलो वॉट आवर होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है जो आप बोल सकते हैं कि आपका ये इनकरेक्ट है। क्लियर, और वही सेम चीजें मैं पीडीएफ में भी इंक्लूड कर दिया हूँ, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये पीडीएफ आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप एंजॉय कीजिएगा। आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि क्या जो है भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, तो आप जीएस सेक्शन में काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली 1610 में जो है बेसिकली किसने जो है ये डिस्कवर किया था कि जो आपके न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप की भी उन्होंने जो है इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो आपका जुपिटर के पास के आपके जो है 4 मून्स, उसके बारे में उन्होंने ये बताया था। तो साइमन मॉरिस या फिर जो है टाइको ब्राहे या फिर जो है गैलीलियो गैलीली, तो ये गैलीलियो गैलीली ये बेसिकली ये आपके इन्वेंट किए थे किसके, जो है टेलीस्कोप के। ये तो आपका जोहान्स केपलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट में डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये केपलर्स लॉ इनके द्वारा दिया गया था। तो गैलीलियो ये गैलीलियाई के बारे में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैं सोर्स बता रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम से पूछा गया था। बेसिकली क्लास 9th फिजिक्स में बेसिकली आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली 9th में तो एक ही बुक आती है साइंस की, तो उसमें फिजिक्स पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे देखिए गैलीलियो के बारे में वहां पे कुछ पॉइंट मेंशन है। रिमार्केबल वो क्राफ्ट्समैन थे, और उन्होंने क्या करी थी कि ये टेलीस्कोप के बारे में जो है उन्होंने वो डिस्कस किया था। क्लियर, टेलीस्कोप के बारे में ये पर्टिकुलर लाइन ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ही बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखिए उन्होंने अपने टेलीस्कोप से यूज किया था थ्रू हिज, जिसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन करी थी उन्होंने, जो सैटर्न के साथ साथ वीनस, गैलीलियो और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, आप ऐसा बोल सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड। क्लियर, तो मैं आपको सोर्स बता रहा हूं कि आपकी क्लास 9 फिजिक्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी, किसी की बातों में आना नहीं, क्योंकि कमीशंस के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बोल सकते हैं एनसीईआरटी बेस आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। क्लियर, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गैलीलियो गैलीलाई से रिलेटेड। ये उनका जन्म हुआ था 1564 में पिसा इटली में, और बाकी उनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे द टाइटल बैलेंस हो गया, और इन्होंने इसको रिटर्न किया था 1586 में। तो और ये आपके रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन थे, डेवलप करी थी एक सीरीज ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर, तो ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप इनको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आप इनको एक नजर मार लीजिएगा, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इनका और अपना बुक बोल सकते हैं कि जो है डिस्करेज ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स, आपका ये बुक था। और ये लेटर्स ऑन आपका जो है किस पे, आपका जो ऑन द सन स्पॉट्स, उन्होंने डिस्क्लोज किया था अपने ऑब्जर्वेशंस को, बोल सकते हैं कि सन स्पॉट्स पे। क्लियर, डिस्क्लोज किया था बेसिकली अपने ऑब्जर्वेशन को, किसके ऑब्जर्वेशन को डिस्क्लोज किया था, तो सन स्पॉट्स के। क्लियर, तो कुछ और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मेंशन भी है, यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप, अपने टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्वेशन सैटर्न और उसके साथ साथ वीनस गैलीलियो के बारे में अर्ज किया था। क्लियर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये साइमन मॉरिस के बारे में आप याद रखेंगे, ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, आपके ऑप्शन में था ना ये साइमन मॉरिस, तो ये आपके जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। और टाइको ब्राहे भी एक प्रकार के जो डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी एस्ट्रोनॉमर थे। क्लियर, और ये यहाँ पे आपके केपलर्स लॉ के बारे में मैं डिस्कस कर दूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केपलर्स के द्वारा जो है 3 लॉज दिया गया था, और ये फर्स्ट जो आपका लॉ है, ये आपका जो ऑर्बिट जो होता है किसी भी प्लेनेट का, आपका इलिप्स होता है, कि कैसा किस शेप का होता है, सर्कुलर नहीं होता है सर, ये आपका इलिप्स होता है, आप ऐसा आप बोल सकते हैं। इस शेप का हमें देखने को मिलता है किसी भी आपका जो है प्लेनेट का जो ऑर्बिट जो होता है। क्लियर,
और जो आपका सन जो होता है ना, यहाँ पे देखिए सन जो होगा वो बेसिकली आपका ये एक फोकाई पे आपका लोकेटेड होता है, जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर। और फिगर ओ जो है आपका पोजीशन ऑफ सन है, ये आपका जो ओ जो पोजीशन आपका ये आपका सन का पोजीशन है। और बोल सकते हैं कि जो आपका सेकेंड लाइन जो होता है, ये जो लाइन ज्वाइन करता है जो प्लेनेट और उसके साथ साथ ये सन, ये आपका इक्वल एरियाज के साथ साथ इक्वल इंटरवल भी हमें देखने को मिलता है टाइम का। ये देखिए ये इक्वल आपका एरियाज, ये भी आपका इक्वल एरियाज, तो दोनों का जो आपका टाइम इंटरवल जो होता है बेसिकली आपका वो सेम होता है। क्लियर। और ये क्यूब जो होता है बेसिकली आपको याद रखना है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस जो होता है आपका प्लेनेट फ्रॉम द सन, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड। तो बेसिकली आर क्यूब आपका जो होता है वो किसके, जो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो होता है ना, वो आपका कांस्टेंट होता है। आर क्यूब बेसिकली आपका ये रेडियस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर। और ये आपका जो है टी बेसिकली आपका टाइम पीरियड हो गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोल सकते हैं कि आपके कैपलर्स लॉ से रिलेटेड है। मैं मोटा मोटा आपके साथ में डिस्कस किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा तो आप समझदार रहेंगे। यहाँ पे आपका सन होगा, बाकी जो भी डिस्टेंस होगा आपका सेम होगा। आर क्यूब अपॉन आपका ये टी स्क्वायर आपको नहीं भूलना, ये बेसिकली आपका कांस्टेंट होता है। और कहीं आपके एग्जाम्स में इस टाइप से इक्वेशन भी दे दिया जा सकता है कि आपका कैपलर्स लॉ का कौन सा इक्वेशन है, आर स्क्वायर टी क्यूब दे दिया जाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर होता है। क्लियर। ये आपका कैपलर्स लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जो किस आपका जो है किस नेम जो आपका बर्थडे ऑफ द लॉर्ड कृष्णा फेमस है, ये बेसिकली किस नेम से बेसिकली आपका बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा का जो है बेसिकली किस दिन बेसिकली जन्माष्टमी के दिन बेसिकली पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आंसर भी बता दिया, जन्माष्टमी। तो इस दिन पर्टिकुलर जो है बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा जो है का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। महाअष्टमी आपको देखने को मिलेगा थर्ड आपको जो है डे ऑफ दुर्गा पूजा, या फिर 8th डे ऑफ द नवरात्रि, नवरात्रि का 8वां दिन, या फिर दुर्गा पूजा का बोल सकते हैं कि तीसरा दिन। महानवमी बेसिकली जो है दुर्गा नवमी के नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली जो है 9th डे ऑफ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि का ये आपका ये 9वां दिन होता है, दुर्गा पूजा बोल सकते हैं। और ये अक्षय तृतीया बेसिकली से हम अक्ति या फिर जो आखा तीज बोलते हैं, अक्षय तृतीया भी आपका ऑप्शन में था ना। और ये आपका एनुअल जैन और उसके साथ साथ हिंदू स्प्रिंग फेस्टिवल होता है अक्षय तृतीया। क्लियर। और ये बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ये कब देखने को मिलेगा, तीसरे तिथि को लूनर डे के दिन। और ये ब्राइट हाफ ऑफ जो शुक्ल पक्ष ऑफ द मंथ ऑफ द बैसाख, बैसाख के मंथ में बेसिकली आपका पर्टिकुलर अक्षय तृतीया फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। हिंदू कैलेंडर जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल बैसाख मंथ में देखने को मिलता है अक्षय तृतीया। तो आपके ऑप्शन में अक्षय तृतीया था, अक्षय तृतीया था, और उसके बाद से जो है महाअष्टमी महानवमी, इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस किया। और ये कृष्ण जन्माष्टमी जिसे हम बोल सकते हैं कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं, और ये बर्थ होता है बोल सकते हैं कि कृष्णा। और ये 8 अवतार विष्णु, ये मत भूलिएगा, ये विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं आपके कृष्ण भगवान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आपको बताना था कि नॉट अ गोल ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें से कौन सा आपका गोल जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं था। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉप की प्रोडक्शन को राइज करना, सेकेंड ऑप्शन था फर्टिलाइजर्स का यूज करना, थर्ड ऑप्शन था आपका जो है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को राइज करना। तो तीनों ही आपके जो है क्या था कि जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट गोल था। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन को बढ़ाना, ये बेसिकली इनका रोल नहीं था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ये इसका रोल नहीं था, बोल सकते इसका गोल नहीं था, इसका उद्देश्य नहीं था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। बेसिकली जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली रिफर करता है लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। आप बोल सकते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया जाता था, किसका जो है वीट मींस गेहूं होता है और आपका राइस का। क्लियर। और ये आपका जो है उसके साथ साथ जो है ये रिक्वायर्ड था इसके लिए यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स। और ये आपको याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका जो है सेकेंड फेज आपका 1970 टू 1980 था, लेकिन फर्स्ट फेज आपका जो है 1960 टू 1970 था। आपके पूरे वर्ल्ड में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर नॉर्मन वॉरलॉक को माना जाता है, और इंडिया में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है फादर ऑफ बोल सकते हैं कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। निम्न में से किस मेटल का यूज किया जाता था बेसिकली वेपन्स और टूल्स बनाने में? बेसिकली जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिटीज बेसिकली आपका जो है सबसे फर्स्ट आपका जो है ये सिटी डिस्कवर किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। आपको आंसर करना है किस मेटल का यूज किया जाता था वेपन्स और टूल्स बनाने में। सिल्वर का बेसिकली आपका सिंबल क्या होता है? एजी होता है, इसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, और ये आपका जो है
इसका जो है एटॉमिक नंबर 47 होता है। AU बेसिकली आपका गोल्ड होता है इसका सिंबल, और ये इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। और ये आपका कॉपर Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। और ये आयरन बेसिकली Fe होता है, ये इसका जो है 26 होता है। तो बेसिकली कौन सा मेटल का यूज किया जाता था? आपका जो है यूज किया जाता था कॉपर का। इसका आंसर आपका वो थर्ड हो जाएगा, वेपन्स एंड टूल्स बनाने में हड़प्पन सिटीज में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बेसिकली पूछा जाता है कि 1920s में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो एक्सकेवेशन को कैरिड आउट किया गया था। टू इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिटीज के बारे में। 1924 में बेसिकली जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आप बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसने क्या करी थी, अनाउंस करी थी पूरे वर्ल्ड में न्यू आपके जो है डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपको इस मैप पे फोकस करना है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है वो इंडस के आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे साइट्स मेंशन है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में धौलावीरा पूछा जाता है, गुजरात में देखने को मिलेगा। लोथल भी गुजरात में देखने को मिलेगा। और ये रंगपुर, उसके बाद से नागेश्वर, नर्मदा रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके कुछ रिवर्स का नाम है। राखीगढ़ी हरियाणा में देखने को मिलता है। बनवली, उसके बाद से जो है आपका ये कालीबंगन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है आपका। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। सुतका गेंडोर भी पूछा जाता है। आमरी, बालाकोट। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने जो है स्लाइड आपके साथ में शेयर किया है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो होता है किसमें वेस्टेड होता है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपका हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होता है आपका, या फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो प्रेसिडेंट में। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है यूनियन का किसमें आपका वेस्टेड होता है? प्रेसिडेंट में। इसका आंसर आपका जो है फोर्थ प्रेसिडेंट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेमपति सिन्हा सत्यम के बारे में। वेमपति सिन्हा जो है सत्यम। क्लियर। तो पूछा यह गया था कि उनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण 1998 में। और ये आपके एक्सपोनेंट आपसे पूछा गया था कि ये किस पर्टिकुलर डांस के आपके जो एक्सपोनेंट थे। कुचिपुड़ी, या फिर जो है कथक, या फिर मणिपुरी, कथकली, चारों के चार आपके क्लासिकल डांस का नाम यहाँ पे मेंशन है। कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और ये वेमपति सिन्हा सत्यम को जो है इन्हीं इसके एक्सपोनेंट आप ऐसे मान सकते हैं, विख्यात डांसर थे आपके कुचिपुड़ी के। उनको जो है 1998 में जो बोल सकते हैं कि जो अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण। कथक आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में। आप अगर आपके ऑप्शन में है तो आप मार्क कर सकते हैं कथक उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया। क्लियर। ये बिरजू महाराज इसके एक्सपोनेंट बहुत ही फेमस आपके डांसर हैं। और ये मणिपुर में देखने को मिलेगा। और कथकली आपको जो केरल में देखने को मिलेगा। मोहिनीअट्टम और उसके बाद से आपको याद रखना है कथकली, दोनों ही आपका केरल का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। वेमपति सिन्हा सत्यम के बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्लोगन के बारे में, डू और डाई। ये जो पर्टिकुलर स्लोगन जो है किस पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर के द्वारा दिया गया था? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का नाम आपको पता भी होगा। 2 अक्टूबर इनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को। लेकिन ये आपके जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये बेसिकली आपका स्लोगन दिया गया था, करो और मरो। क्लियर। करो या मरो, डू और डाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जून 2022 में जो बेसिकली निपुण स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, जो आपके स्किल को ट्रेनिंग करने के लिए किस टाइप के जो है आपके उसमें पार्टिसिपेट करते थे जो पर्सन थे? फार्मर्स के लिए किया गया था, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उसमें इस निपुण स्कीम में, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे? निपुण पे आपका ज्यादा ध्यान जाएगा गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर जो स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था जून 2022 में। क्लियर। और ये निपुण मीन्स व्हाट? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्राम ऑफ अपस्किलिंग ऑफ द निर्माण वर्कर्स। क्लियर। तो ये बेसिकली निपुण का फुल फॉर्म आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। क्लियर। और ये आपका एक पार्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आपका जो है NULM का। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट का जो एम था स्किल करने या फिर ट्रेनिंग देना किसके ऊपर? 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को किसके लिए? किसमें जो है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क्स जो है बेसिकली उनको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसके थ्रू जो है उनको क्या किया जाएगा कि स्किल की कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा निपुण का क्या एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली किस फोक डांस में जो बेसिकली आपका जो है एसोसिएटेड नहीं है आपका कौन सा फोक डांस गुजरात से, होजागिरी या फिर दांडिया, भवई या फिर गरबा। तो गरबा तो बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट डांस है आपका गुजरात का, भवई भी होता है, रासलीला भी होता है और ये दांडिया भी होता है। तो बेसिकली होजगिरी जो है आपको देखने को मिलेगा, होजागिरी या फिर होजगिरी त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो इसका आंसर आपका जो नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसका आंसर आपका जो है वो होजगिरी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गरबा ही जाएगा, क्योंकि गरबा तो सब लोगों को पता होता है गुजरात का ये इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा अपने एग्जाम हॉल में, ये आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीख सकते हैं। आपके डांस ऑफ गुजरात गरबा, दांडिया, भवई, उसके बाद से टिप्पाणी और ये आपके पधर और उसके बाद से पधार या फिर पधर बोल सकते हैं। और ये होडो डांस भी पूछा जाता है, होडो डांस बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। होजगिरी डांस आपका त्रिपुरा स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली जो फर्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब जो बेसिकली आपका जो किसके द्वारा किया गया था, जो भी आपके सैटर्न जो आपका ये प्लेनेट जो होता है ना उसमें जो बेसिकली रिंग्स देखने को मिलता है और ये डिस्क जो होता है उस प्लेनेट के चारों तरफ 1665 में उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है। हिडेकी युकावा या फिर गैलीलियो गैलीलाई और या फिर जो है क्रिश्चियन ह्यूगेंस या फिर जो है जियोवानी कैसिनी। तो बेसिकली जो है इसका आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन ह्यूगेंस हो जाएगा। गैलीलियो गैलीलाई के बारे में भी लोग इसका आंसर मानते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करी थी। ये जो है डिस्क्राइब किनके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था। क्लियर। 1610 में जो है आप बोल सकते हैं कि गैलीलियो गैलीलाई ने जो फर्स्ट टर्न बोल सकते हैं कि टेलीस्कोप से आकाश में जो है बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन उन्होंने ऑब्जर्व करी थी सैटर्न्स रिंग को, सैटर्न्स रिंग्स को ऑब्जर्व करी थी। क्लियर। लेकिन उन्होंने जो है ये जो आपका ट्रू नेचर के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन 1655 में जो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस के द्वारा जो है फर्स्ट पर्सन उन्होंने डिस्क्राइब करी थी डिस्क सराउंडिंग सैटर्न। क्लियर। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ईयर की भी बात हो रही है 1655। अगर 1655 नहीं होता तो उस केस में आप जो है गैलीलियो गैलीलाई के बारे में आंसर मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स में जो बेसिकली इंडिया में आपका देखने को मिलता है तो कौन सा सीजन होता है, विंटर, समर, रैनी या फिर ऑटमन। तो ये पतझड़ का समय होता है, अक्टूबर एंड नवंबर, ऑटम बोल सकते हैं। ये आपका जो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका देखने को मिलेगा ऑटमन, ऑटम या फिर आपको जो ऑटमन या फिर ऑटम या फिर ऑटमन। क्लियर है। तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। क्लियर। और ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको सीजन देखने को मिलेगा आश्विन एंड कार्तिक, आश्विन एंड कार्तिक मंथ्स। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे 22 पूछा गया था कि फॉलोइंग कंट्रीज बेसिकली होस्ट करी थी, इनमें से कौन सी कंट्री जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ द समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 में, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया गया था। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रीड कीजिए, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट समर विजन जो आपका हुआ था सिंगापुर में जो है देखने को मिला था 14 to 26 अगस्त 2010 में। फर्स्ट विंटर वर्जन जो है इस पर्टिकुलर गेम का जो देखने को मिला था यूथ ओलंपिक गेम्स का, जो बेसिकली जो है इसका विंटर वर्जन ऑस्ट्रिया इंसब्रक में, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपका फर्स्ट वर्जन बोल सकते हैं कि जो है बेसिकली आपका विंटर जो है देखने को मिला था, विंटर वर्जन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में आपको ध्यान रखना है। कब जो है 2012 में 13 to 22 जनवरी 2012 में। ईयर का नाम याद रखेंगे, यही आपके एग्जाम से पूछा जाता है, और ये प्लेस का नाम याद रखेंगे, इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट और बोल सकते हैं कि 23 क्वेश्चन पूछा गया था हाइट ऑफ द स्टंप्स इन द क्रिकेट। क्रिकेट आप लोग खेलते हैं, उसमें जो स्टंप्स यूज किया जाता है 3 आपका ऐसे होता है, तो इसमें बेसिकली जो है आपका और भी यूज होता है, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। तो उसकी हाइट बेसिकली आपको बताना है 28 इंच या फिर 20 इंच या फिर 25 इंच या फिर 22 इंच। तो याद रखिए कितना होता है आपका 28 इंचेस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद से क्रिकेट खेलने जाइएगा तो पूछिएगा अपने साथी से कि इसका हाइट कितना होता है जो आपका ये
क्रिकेट के स्टंप का होता है, उसका हाइट कितना होता है 28 इंच होता है। आप यहाँ पे देखिए ये आपके दो बेल्स होते हैं, इसको हम बेल्स बोलते हैं। जब तक ये बेल्स गिरता नहीं, जब तक ये गिल्ली गिरेगी नहीं, तब तक जो ये नहीं माना जाता कि बैट्समैन आउट हुआ। इसको गिराना मस्ट होता है, चाहे वो हवा से गिरे कैसे भी गिरे। अगर बैट्समैन क्रीज पे अगर वो हवा से भी मतलब कि बैट्समैन ने कुछ रिएक्शन किया और ये गिर गई तो इसको आउट माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रोल होता है। अगर बॉल इस पर टच भी करी, अगर ये नहीं गिरा तो आउट नहीं है बैट्समैन, ये तो बैट्समैन का लक होता है उस समय। क्लियर। तो ये बेसिकली आपके तीन जो है ये देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ आपका जो है स्टंप का होता है, विकेट इसे बोलते हैं, विकेट। क्लियर। ये तीन स्टंप से मिलकर के बना होता है, इसमें दो बेल्स होता है। इसकी हाइट देखिए 28 इंच होता है। आज के बाद से आप नहीं भूलेंगे, आई होप। क्लियर। और ये 24 क्वेश्चंस आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है ना, ऐसा ग्रुप जो क्या करता है कि वो देखभाल करता है डेप्ट की रिकवरी में। डेप्ट रिकवरी में बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इसलिए आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं इनके बारे में कुछ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। क्लियर। और नेक्स्ट और बोल सकते हैं कि आपका ये लास्ट होगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेट का। रुक्मणी देवी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपके फेमस डांसर थे किस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के। भारतनाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कथक हमें अभी जस्ट में डिस्कस किया उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं, मोहिनीअट्टम केरल में और कथकली केरल में, दोनों ही केरल में देखने को मिलता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, और इसके एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इस क्लासिकल डांस के रुक्मणी देवी अरुंडेल बोल सकते हैं कि फेमस डांसर थी जो भारतनाट्यम के। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो भारतनाट्यम के जो है आर्टिस्ट यहाँ पे मेंशन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, आपके से एग्जाम से पूछा भी जाता है। क्लियर। और ये रुक्मणी देवी के बारे में अभी जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस किया। बाला सरस्वती का नाम आप याद रखेंगे। मृणालिनी साराभाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उनकी डॉटर जो है मल्लिका साराभाई, ये भी आपके एक्सपोनेंट थी बोल सकते हैं कि जो भारतनाट्यम के। और ये पद्म सुब्रमण्यम का भी नाम पूछा जाता है। और ये आपका जो है अलार्मेल वेल्लई के बारे में। क्लियर। अलार्मेल वेल्लई के बारे में और यामिनी कृष्णमूर्ति के भी बारे में पूछा जाता है, भारतनाट्यम से इनका रिलेशन है। और ये अनीता रत्नम के बारे में भी आप याद रखेंगे। ये आपके जो एक्सपोनेंट हैं बोल सकते हैं कि भारतनाट्यम के। इसी के साथ आप बोल सकते हैं सीजीएल टायर 1 2022 का जो आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट हुआ था 6 दिसंबर 2022 में, जो भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 25, एक भी क्वेश्चंस में कम डिस्कस नहीं किया हूं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कमीशन के क्वेश्चंस थे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सोर्स के भी बारे में डिस्कस किया हूं, और उसके बाद से काफी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। कैसा लगा ये वीडियो, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, आपका मोस्ट वेलकम है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 19 के साथ। तब तक इस पर्टिकुलर वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा, जो भी सीरीज में आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।